My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854, अर्थात जो वुड का घोषणा पत्र 1854 था उसके मूल्यांकन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस इवैल्यूएशन में, इस मूल्यांकन में वी विल सी द मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स, अर्थात हम सभी लोग वुड के घोषणा पत्र के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी मेरिट्स क्या क्या थी, वुड्स डिस्पैच किसको देखेंगे, और उसके उपरांत वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स और डिफेक्ट्स ऑफ द वुड्स डिस्पैच, अर्थात वुड के घोषणा पत्र के जो डीमेरिट्स थे, जो दोष थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के आधार पर हम सभी लोग वुड्स डिस्पैच का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन और एस्टिमेट ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854, अर्थात वुड के घोषणा पत्र के 1854 के मूल्यांकन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे वुड के घोषणा पत्र का। और उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, अर्थात वुड के घोषणा पत्र के गुण क्या थी, विशेषताएं क्या थी। और उसके उपरांत वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स और डिफेक्ट्स ऑफ द वुड्स डिस्पैच, अर्थात वुड के घोषणा पत्र के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन और एस्टिमेट ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854, अर्थात वुड के घोषणा पत्र 1854 का मूल्यांकन। डियर स्टूडेंट्स, वुड के घोषणा पत्र के बारे में, वुड्स डिस्पैच के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पिछली क्लास में, पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। वुड का जो आदेश पत्र था, जो घोषणा पत्र था, उस आदेश पत्र को या घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है। इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, अर्थात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच या वुड के घोषणा पत्र के द्वारा एक क्रांतिकारी तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया था या लाने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वुड के घोषणा पत्र 1854 के कारण ही भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। डियर स्टूडेंट्स, वुड के आदेश पत्र या घोषणा पत्र का अगर हमको इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन या निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए हमको उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स, अर्थात उसके गुणों और दोषों के बारे में चर्चा करना चाहिए। और जब हम उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे तो उसी के आधार पर हम इवैल्यूएट कर सकते हैं वुड्स डिस्पैच की, कि वुड्स डिस्पैच की क्या क्या विशेषताएं थी और क्या उसकी कमियां थी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच और वुड के घोषणा पत्र के गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट मेरिट इज, जो पहला मेरिट है, जो पहला गुण है वुड्स डिस्पैच का, वो यह है कि वुड के घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार यह अनुभव किया गया या यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का है या कंपनी का है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बार 1854 का जो वुड्स का डिस्पैच आया,
इसी उड के घोषणा पत्र में जो अंग्रेजी सरकार थी भारत में तत्कालीन समय में, या इंग्लिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम ये रियलाइज किया, या अनुभव किया और साथ ही साथ ये एक्सेप्ट किया कि भारतीयों को शिक्षा देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, इंग्लिश गवर्नमेंट की है। तो यह सबसे बड़ी विशेषता रही है, मेरिट्स रहा है उड्स डिस्पैच का, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है, यह अनुभव किया जाता है कि भारतीयों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व जो है उस सरकार का है, या कंपनी पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी उत्तरदायित्व है। चलिए नेक्स्ट मेरिट इज, उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया गया था। शिक्षा की नीति को निर्धारित किया गया था, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक निश्चित दिशा प्रदान किया था। ध्यान दीजिए, जो उड्स डिस्पैच आया, तो उड्स डिस्पैच में इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो होगा, या भारत में जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को क्लैरिफाई करने का प्रयास किया गया था, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। और साथ ही साथ एक एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षा की नीति को निर्धारित किया गया था। और जो भी एजुकेशन पॉलिसी निर्धारित की गई थी उड्स डिस्पैच में, या उड्स डिस्पैच में जो एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य बताए गए थे, इन्हीं उद्देश्यों ने, इन्हीं एजुकेशन पॉलिसीज ने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम या भारतीय शिक्षा प्रणाली रही, उसको एक निश्चित दिशा प्रदान किया, अर्थात उसको एक राइट डायरेक्शन या एक फिक्स डायरेक्शन प्रदान किया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली किस दिशा में आगे बढ़ेगी, भारतीय शिक्षा की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या उद्देश्य होंगे, किन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ेगी, उसके बारे में जो श्रेय जाता है वो उड्स डिस्पैच को जाता है, क्योंकि उड्स डिस्पैच में यह क्लैरिफाई किया गया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, और कौन सी एजुकेशन पॉलिसी होगी जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मेरिट इज, द थर्ड वन इज, उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण भारत देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया था। ध्यान दीजिए, जो उड्स डिस्पैच का इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि द फर्स्ट टाइम भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा के दौरान या अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान सबसे पहली बार यह स्वीकार किया गया कि एजुकेशन या शिक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की है, सरकार की है, और साथ ही साथ संपूर्ण भारत देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना अर्थात एक ब्रॉड एजुकेशन प्लान जो है उड्स डिस्पैच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यापक शिक्षा योजना उड्स डिस्पैच ने प्रस्तुत किया, और एक ऐसी योजना थी जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन, दैट इज यूनिवर्सिटीज एजुकेशन तक को जो है उसकी चर्चा की गई थी, उसकी बात की गई थी, उसको स्थान दिया गया था उड्स डिस्पैच में। तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा को जो है उड्स डिस्पैच में स्थान दिया गया, इसलिए यह अपने आप में एक व्यापक शिक्षा योजना थी संपूर्ण भारत देश के लिए, कि संपूर्ण भारत देश में किस एजुकेशन पॉलिसी या किस शिक्षा योजना को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। तो इस तरह से उड्स डिस्पैच है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि संपूर्ण भारत देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत करने का काम उड के आदेश पत्र में किया गया था। उड के आदेश पत्र में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन को उसमें स्थान दिया गया था, उसके बारे में डिस्कस किया गया था, उसके बारे में चर्चा उड्स डिस्पैच में की गई थी। नेक्स्ट मेरिट इज, दैट इज, उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में प्राइमरी लेवल अर्थात प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के पर ध्यान देते हुए ग्रेडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था कि उड्स डिस्पैच में ग्रेडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि सबसे नीचे जो है प्राइमरी एजुकेशन हो, फिर मिडिल हो, मिडिल के बाद माध्यमिक हो, माध्यमिक के बाद डिग्री कॉलेजेस हो, फिर यूनिवर्सिटीज हो। तो इस तरह से ग्रेडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जो है क्रमबद्ध शिक्षा संस्थान, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की चर्चा जो है उड्स डिस्पैच में की गई थी। तो यह जो है मेरिट है, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है उड्स डिस्पैच की, जिसमें क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया था। नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज,
क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के सुझाव जो दिया गया था, वो जो सुझाव था वह अपने आप में बड़ा ही साइकोलॉजिकल था। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था ग्रेडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसी थी। उठ के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तर पर करते हुए पहली बार छात्रों के आय के अनुरूप, अर्थात जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज है उस एज के अनुरूप, छात्रों के आय के अनुरूप, उनके मन व मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए उनको मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर एजुकेशन इन क्लासेज में या इन वर्गों में संगठित करने का प्रयास किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं या मनोवैज्ञानिक भिन्नता के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें जो एज होती है, जो आय होती है विद्यार्थियों की, बालकों की, उस आय के अनुसार उनकी स्पेशल नीड्स होती है, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसी स्पेशल नीड्स, उसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उसी साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए वुड्स डिस्पैच में सबसे पहली बार जो है ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस की बात की गई थी, जिसमें जो शिशु होते हैं या इन्फेंसी के लिए प्राइमरी एजुकेशन की स्थापना की बात कही गई थी। जो चाइल्ड होते हैं, बालक होते हैं, उनके लिए बाल्यावस्था में मिडिल एजुकेशन की बात की गई थी। एडोलसेंस या किशोरावस्था के लिए हाई स्कूल की स्थापना की बात की गई थी, और युवावस्था के लिए जो है विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना की बात की गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो शिक्षा का संगठन था वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर था, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर शिक्षा के संस्थाओं का संगठन करते हुए, उसकी स्थापना की बात करते हुए ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन की चर्चा जो है वुड्स डिस्पैच में की गई थी। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है वुड के घोषणा पत्र की। द नेक्स्ट मेरिट इज, अगली जो विशेषता है, अगला जो गुण है, अगला जो मेरिट है, वह यह है कि जो डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले के द्वारा दी गई थी, जो शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था, उसको वुड्स डिस्पैच में रिजेक्ट किया जाता है, उसको अस्वीकार किया जाता है। तो निस्यंदन सिद्धांत या छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया जाता है और जन शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए उसके प्रचार और प्रसार पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से यह भी वुड के घोषणा पत्र की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जिस इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी को, जिस छनाई के सिद्धांत को, जिस निस्यंदन के सिद्धांत को दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार जो एजुकेशन थी उसमें कहा गया था कि एजुकेशन सिर्फ जो हाई क्लास के या उच्च वर्ग के भारतीय हैं उन्हीं को दिया जाएगा, और उनसे छनते छनते आम जनमानस को शिक्षा प्राप्त होगी। लेकिन पूरी तरह से निस्यंदन का सिद्धांत फेल होता है, पूरी तरह से निस्यंदन का सिद्धांत असफल होता है, आम जनमानस को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। जो आम जनमानस होता है, जो साधारण जनमानस होता है, साधारण जनता होती है, साधारण भारतीय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए वुड के घोषणा पत्र में इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी को या निस्यंदन सिद्धांत को रिजेक्ट किया जाता है, उसको अस्वीकार किया जाता है, और जन शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाता है। जन शिक्षा के प्रोत्साहन, उसके प्रचार और प्रसार पर बल देने का कार्य वुड के घोषणा पत्र में किया जाता है। द नेक्स्ट मेरिट इज, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वुड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाने चाहिए, नॉर्मल स्कूल्स खोले जाने चाहिए, शिक्षकों को उनके ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए, छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, और शिक्षकों को अच्छा वेतन भी देने का सुझाव दिया गया था। शिक्षक प्रशिक्षण के मामले में उन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा के शिक्षकों के लिए अलग शिक्षण संस्थान हो, चिकित्सा शिक्षा या कानूनी शिक्षा या अन्य प्रकार की शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक तैयार किए जाए उनके लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अलग होने चाहिए। तो इस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग पर बल दिया गया और कहा गया कि शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय या नॉर्मल स्कूल्स खोले जाने चाहिए, जिसमें जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, शिक्षकों को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जब वे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको अच्छा वेतन भी देना चाहिए। तो यह जो है मेरिट है वुड्स डिस्पैच की। द नेक्स्ट मेरिट इज कि वुड के घोषणा पत्र आदेश पत्र में
अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का मीडियम चुना गया या मीडियम कहा गया, अर्थात देसी भाषाओं को भी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया था तथा पाठ्यक्रम में देसी भाषाओं को भी स्थान दिया गया था। तो इस तरह से जो वुड्स का डिस्पैच है या वुड्स का जो घोषणा पत्र था उसमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ ही जो हमारी प्राच्य भाषाएं थी या जो हमारी देसी भाषाएं थी उन भाषाओं को भी महत्व दिया गया और कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा तक जो है जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो शिक्षा का माध्यम होगा, वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाएं भी हो सकती हैं। और उनको जो करिकुलम था, जो पाठ्यक्रम था प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन का या मिडिल एजुकेशन का, उसमें भी देसी भाषाओं को या प्राच्य भाषाओं को स्थान देने का कार्य वुड्स डिस्पैच ने किया था। द नेक्स्ट मेरिट इज कि वुड के घोषणा पत्र आदेश पत्र में भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसको पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान किया गया था। ध्यान दीजिए, वुड्स डिस्पैच में जो भारत के साहित्य थे वे साहित्य जिसको लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि पूरी तरह से गंवारू हैं, पूरी तरह से निरर्थक हैं, लेकिन वुड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया गया और भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान करने के बाद भी वुड्स डिस्पैच में की गई थी। तो इस तरह से यह जो है वुड्स डिस्पैच की एक मेरिट है, एक विशेषता है, क्योंकि जो इंडियन लिटरेचर्स हैं, जो भारतीय साहित्य हैं, जो प्राच्य भाषा के साहित्य थे, उनकी उपयोगिता, उनकी यूटिलिटी को स्वीकार किया गया और उसको पाठ्यक्रम में उचित स्थान भी प्रदान करने की कोशिश वुड्स डिस्पैच में की गई थी। द नेक्स्ट मेरिट इज कि वुड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में देसी शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया गया तथा भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था भी की गई थी। ध्यान दीजिए, जो देसी शिक्षा संस्थान थे अर्थात जो प्राच्य शिक्षा संस्थान थे, उन देसी शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की बात जो है वुड्स डिस्पैच में की जाती है कि जो भारत के प्राच्य भाषा के शिक्षा संस्थान है, जो भारत के जो देसी शिक्षा संस्थान है, उनको भी प्रमोट किया जाए, उनका भी पुनरुत्थान किया जाए, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए और साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेजेस या प्राच्य जो भाषाएं थी उन प्राच्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में बुक्स भी जो है लिखे जाए, बुक्स भी या पुस्तकें भी लिखवाने की व्यवस्था करने की बात वुड्स डिस्पैच में की गई थी। तो इस तरह से ये एक मेरिट है, क्योंकि देसी शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान और साथ साथ भारतीय भाषाओं में पुस्तकों या बुक्स को लिखवाने की व्यवस्था वुड्स डिस्पैच में की गई थी। द नेक्स्ट मेरिट इज, जो अगला मेरिट है, जो अगली विशेषता है, वो यह है कि घोषणा पत्र में शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश वुड्स डिस्पैच में की गई थी और साथ ही साथ छात्रवृत्तियों के माध्यम से जन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, गरीबों की शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया था। तो ध्यान दीजिए, यह भी अपने आप एक मेरिट है, एक विशेषता है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स की बात जो है वुड्स डिस्पैच में की गई थी। कहा गया कि ऐसे छात्र जो कि क्या है, प्रतिभावान है लेकिन निर्धन हैं, गरीब हैं, जिसकी वजह से वे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या शिक्षा प्राप्त करने में असफल हैं, तो ऐसे निर्धन छात्रों को, लेकिन जो प्रतिभावान हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक उनको छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए जिससे कि वे अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स या छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था या स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जन शिक्षा को प्रमोट करने का प्रयास किया गया, मुस्लिम शिक्षा को प्रमोट करने का प्रयास किया गया और जो भारतीय गरीब जनता थी उन गरीबों की शिक्षा के प्रसार पर भी बल देने का कार्य स्कॉलरशिप्स के द्वारा किया गया। तो इस तरह से स्कॉलरशिप की घोषणा जो है वुड्स डिस्पैच में की गई थी, जिससे जन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और गरीबों की शिक्षा के प्रसार पर जो है बल दिया गया था। द नेक्स्ट मेरिट इज, जो अगली मेरिट है, अगली विशेषता है, वो आपकी स्क्रीन पर है। दैट इज कि प्रत्येक प्रांत में
लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की सिफारिश वुड्स डिस्पैच में की गई थी। ध्यान दीजिए, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट या लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात जो है वुड्स डिस्पैच में की गई थी और इससे शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया था। इस तरह से देखा जाए तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, पूरी तरह से सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने के लिए पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट या लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात वुड्स डिस्पैच में की गई थी। जो पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा वो जो है अपने प्रांत में पूरी जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको पूरी तरह से देखभाल करेगा। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने का प्रयास वुड्स डिस्पैच में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना के माध्यम से की गई थी। द नेक्स्ट मेरिट इज, अगली जो विशेषता है वह यह है कि सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान प्रणाली, जिसको हम लोग ग्रांट्स इन एड कहते हैं, तो सहायता अनुदान प्रणाली का अनुमोदन किया गया था जिससे शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और भारतीय शिक्षा के प्रसार में सहायता प्राप्त हुई। तो ध्यान दीजिए, सहायता अनुदान प्रणाली या ग्रांट्स इन एड की बात जो है वुड्स डिस्पैच में की गई थी और इस सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा ऐसे लोग जो अपने निजी प्रयास कर रहे थे एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, उन लोगों को प्रोत्साहन मिला और उन लोगों को प्रोत्साहन मिलने से क्या हुआ कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदद मिलती है, सहायता मिलती है, क्योंकि सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा कुछ जो है सहायता, कुछ जो फाइनेंशियल जो मदद जो है उन लोगों को मिल जाती थी जो एजुकेशन के फील्ड में निजी प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से सहायता अनुदान प्रणाली का अनुमोदन जो है वुड्स डिस्पैच में किया जाता है और जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे निजी प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है और भारतीय शिक्षा के प्रसार में सहायता मिलती है। सहायता अनुदान प्रणाली द्वारा साधन विहीन शैक्षिक संगठनों या संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने में निजी प्रयासों का सहयोग प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, ऐसे संस्थान जो क्या थे, साधन विहीन थे लेकिन एजुकेशन के फील्ड में कार्यरत थे, सेवारत थे, वे शिक्षा प्रदान करना चाहते थे आम जनमानस को, लेकिन साधन विहीन थे। तो साधन विहीन शैक्षिक संगठनों या शैक्षिक संस्थानों को ग्रांट्स इन एड या सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा सहायता मिलती है और इस सहायता के द्वारा वे इन संस्थानों को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ होते हैं। तो सुचारू रूप से चलाने में जो निजी प्रयास होते हैं उन निजी प्रयासों को सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा सहायता मिलती है जिससे वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के अपने कार्यों में आगे बढ़ पाते हैं। द नेक्स्ट मेरिट, जो अगली मेरिट है वह यह है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव जो वुड्स डिस्पैच में दिया गया था, तो विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव देकर के भारत में उच्च शिक्षा को विकसित व संगठित करने का कार्य वुड्स डिस्पैच के द्वारा किया गया था। उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन का विकास या हायर एजुकेशन को विकसित और संगठित करने हेतु वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि जो लंदन का विश्वविद्यालय है उस लंदन के विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस तरह से भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव देकर, उसका रिकमेंडेशंस दे करके हायर एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट की बात वुड्स डिस्पैच में की जाती है। तो यह भी एक मेरिट है। द नेक्स्ट मेरिट इज, अगली जो विशेषता है वह यह है कि प्रत्येक स्तर के विद्यालयों को खोलने की रिकमेंडेशंस, उसकी अनुशंसा वुड्स डिस्पैच में की जाती है। ध्यान दीजिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो या फिर जो हायर एजुकेशन के संस्थान हो, सभी स्तर के विद्यालयों के खोलने की अनुशंसा वुड्स डिस्पैच में की जाती है। और ये जो अनुशंसा थी, ये जो रिकमेंडेशंस था, यह अपने आप में बहुत बड़ी अनुशंसा थी, क्योंकि जब आम जनमानस को हमें शिक्षा प्रदान करना है तो उसके लिए शैक्षिक संस्थान भी होने चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर के प्रत्येक स्तर के विद्यालयों को खोलने की अनुशंसा वुड्स डिस्पैच में की जाती है। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि से जन सामान्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल सके। तो जो रिकमेंडेशंस वुड्स डिस्पैच में की गई थी कि प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों को खोला जाए, उसकी वजह से जो विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती है उससे जो आम जनमानस होता है, जन सामान्य होता है, उसको शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मेरिट है वुड्स डिस्पैच की। द नेक्स्ट वन इज
कि उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र जो था उसमें जो विमेन्स एजुकेशन है या स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसकी समुचित व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट उड्स डिस्पैच ने किया। और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जो बालिका विद्यालय थी उन बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान या सरकारी सहायता देने की बात उड्स डिस्पैच में की गई थी। तो इस तरह से बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान या सरकारी सहायता की अनुशंसा जो है उड्स डिस्पैच में की गई थी और इस रिकमेंडेशंस के द्वारा, इस विशेष जो है अनुदान या सरकारी सहायता की अनुशंसा के द्वारा स्त्री शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास या बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास उड्स डिस्पैच में किया गया था। तो इट इज आल्सो एन मेरिट ऑफ, यह भी एक मेरिट है उड्स डिस्पैच की। द नेक्स्ट मेरिट इज, अगला जो विशेषता है, अगला जो गुण है उड्स डिस्पैच का, वो आपकी स्क्रीन पर मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करना सरकार का कर्तव्य बताया गया तथा उनके लिए अतिरिक्त शैक्षिक प्रबंध की अनुशंसा की गई थी जिससे उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। जब उड्स डिस्पैच आता है तो उसमें मुस्लिम्स की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, मुसलमानों की शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, इसलिए कहा गया कि मुस्लिम्स या मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करना भी जो सरकार है उसका एक कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। तो मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करना सरकार का कर्तव्य उड्स डिस्पैच में बताया जाता है और कहा जाता है इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शैक्षिक प्रबंध करना चाहिए। तो अतिरिक्त शैक्षिक प्रबंध करने की रिकमेंडेशंस, अनुशंसा भी उड्स डिस्पैच में की जाती है जिससे मुस्लिमों की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, मुस्लिम शिक्षा प्राप्त कर सके। जो मुसलमानों की शिक्षा में जो बाधा है उन बाधाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त शैक्षिक प्रबंध की अनुशंसा उड्स डिस्पैच में की जाती है। नेक्स्ट मेरिट, अगला जो गुण है, अगली जो मेरिट है वो यह है कि आर्थिक उन्नति हेतु व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव उड्स डिस्पैच में प्रस्तुत किया जाता है और देश में जो बढ़ती हुई बेकारी है, बेरोजगारी है, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास भी उड्स डिस्पैच में किया जाता है। तो इस तरह से आप जब हम लोग उड्स डिस्पैच को देखते हैं, पढ़ते हैं, उड्स के आदेश पत्र को देखते हैं तो उसमें कहा गया था कि आर्थिक उन्नति हेतु वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस खोले जाने चाहिए। तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की बात उड्स डिस्पैच में की जाती है और जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी स्कूलों और कॉलेजों में, इसके माध्यम से जो हमारे देश में बेकारी की समस्या है उस बेकारी की समस्या का समाधान हो सकेगा। तो इस तरह से बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए उड्स के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की बात कही गई थी। इट इज आल्सो अ मेरिट ऑफ उड्स डिस्पैच। द नेक्स्ट मेरिट, अगला जो मेरिट है वो यह है कि सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को रखने का सुझाव उड्स डिस्पैच में दिया गया था। अर्थात जो गवर्नमेंट के जॉब होंगे, जो सरकारी नौकरियां होंगी, उसमें जो शिक्षित व्यक्ति होंगे उनको रखा जाएगा, उनको प्रिविलेज दिया जाएगा। और जो यह सुझाव दिया गया था, इस सुझाव के द्वारा जो आम जनमानस थी, जो जनसाधारण थी, उसकी जो शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होती है। आम जनमानस या जनसाधारण भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसमें इंटरेस्ट लेता है और शिक्षा प्राप्त करता है। भले से वह नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तरह से जो आम जनमानस में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता है। तो जनसाधारण में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने का कार्य भी यह घोषणा करता है। इस सुझाव में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए होंगे, जिनको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, उनको जो है सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी या सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से जितने भी हम लोग मेरिट्स देखते हैं, इन सभी मेरिट्स या विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का क्या था? आधार था, बेसिस था। तो उड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार था, क्योंकि इस व्यवस्था में अनेक ऐसे प्रावधान थे जो आज भी हमारे आधुनिक शिक्षा में विद्यमान है। अगर हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखें, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को देखें, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी अनेक ऐसे गुण हैं, अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो कि उड्स डिस्पैच के द्वारा दिए गए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का क्या रहा है?
स्तंभ रहा है, उसका आधार रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था में ऐसे अनेकों प्रावधान हैं जो कि वर्तमान समय में या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी विद्यमान है। अतः यदि उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का स्तंभ कहा जाए तो यह भी क्या होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तंभ, भारतीय शिक्षा का जो बेसिस है वो क्या है, वुड्स का डिस्पैच है। तो वुड के घोषणा पत्र को या वुड के आदेश पत्र को, वुड्स डिस्पैच को हम भारतीय शिक्षा का स्तंभ भी कह सकते हैं। और इसी के संबंध में रिची साहब का एक स्टेटमेंट है। रिची ने कहा है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है। दैट इज वुड्स डिस्पैच इज एन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है वुड का घोषणा पत्र, ऐसा रिची जी का मानना है। इसी के संबंध में जेम्स का भी एक स्टेटमेंट है। एच.आर. जेम्स या जेम्स के अनुसार, जेम्स ने कहा था कि द डिस्पैच ऑफ 1854 इज द क्लाइमैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। व्हाट गोज बिफोर लीड्स अप टू इट, व्हाट फॉलोज फ्लोज फ्रॉम इट। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू एच.आर. जेम्स, जेम्स ने कहा कि द डिस्पैच ऑफ 1854 इज द क्लाइमैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के इतिहास में जो वुड्स का डिस्पैच था वो क्या था, क्लाइमैक्स था, वो क्या था, चरम बिंदु था। व्हाट गोज बिफोर लीड्स अप टू इट, अर्थात इसके पहले जो कुछ भी हुआ वह क्या था, व्हाट गोज बिफोर लीड्स अप टू इट, इसके पहले जो कुछ भी हुआ था वह जो है इसकी संकेत करता है, उसको लीड करता है। एंड व्हाट फॉलोज फ्लोज फ्रॉम इट, और इसके बाद जो कुछ भी होता है वो यही से स्टार्ट होता है, यही से निकलता है। तो इस तरह से जेम्स साहब ने जो है वुड्स डिस्पैच का महिमा मंडन किया और उन्होंने कहा कि द डिस्पैच ऑफ 1854 इज द क्लाइमैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। व्हाट गोज बिफोर लीड्स अप टू इट, व्हाट फॉलोज फ्लोज फ्रॉम इट, अर्थात सन 1854 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में क्या है, 1854 का वुड्स का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो इससे पहले हुआ था वह इसकी ओर संकेत करता है। व्हाट गोज बिफोर लीड्स अप टू इट, और जो कुछ इसके बाद हुआ वह उससे निकला है। व्हाट फॉलोज फ्लोज फ्रॉम इट। तो इस तरह से सन 1854 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो उसके बाद हुआ वह उससे निकला है। एक और स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ए.एन. बसु। ए.एन. बसु ने कहा है, ए.एन. बसु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ए.एन. बसु, दिस डिस्पैच इज सेड टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन. It is said to have laid the foundation of our present system of education. According to A.N. Basu, the Woods Dispatch is said to be the cornerstone of Indian education. क्या है Woods Dispatch? क्या है? कॉर्नर स्टोन है, एक शिलाधार है भारतीय शिक्षा प्रणाली का, भारतीय शिक्षा का। इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन एजुकेशन. It is said to have laid the foundation of our present education system और our present system of education. ये जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसका क्या है, एक फाउंडेशन है, उसका एक आधारशिला है। तो बसु जी के अनुसार इस आदेश पत्र को या वुड का जो घोषणा पत्र है, वुड के आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलाधार भी कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है वुड्स के डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा का शिलाधार है वुड्स का घोषणा पत्र। बसु जी के अनुसार यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया है। इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है और यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया है। यह स्टेटमेंट है ए.एन. बसु साहब का। तो ए.एन. बसु जी के अनुसार the Woods Dispatch is said to be the cornerstone of the Indian education. It is said to have laid the foundation of our present system of education. इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है और यह कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो
उड्स डिस्पैच थी उसकी मेरिट्स के बारे में चर्चा किया, उसकी गुणों के बारे में चर्चा किया, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। और चूंकि हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो मूल्यांकन हेतु किसी चीज का जो मेरिट्स होता है, विशेषता होता है, गुण होते हैं, उसकी साथ साथ उसकी डीमेरिट्स की भी चर्चा की जानी चाहिए। और कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु होता है, कुछ भी होता है तो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होती हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द डीमेरिट्स और डिफेक्ट्स ऑफ द वुड्स डिस्पैच। जो वुड्स डिस्पैच था या वुड का घोषणा पत्र था, उसकी क्या क्या कमियां थी या उसके क्या क्या दोष थे। तो डीमेरिट्स और डिफेक्ट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच या वुड के घोषणा पत्र के दोष। वुड का घोषणा पत्र या जो आदेश पत्र था वह भी दोष मुक्त नहीं था, क्योंकि जिस चीज की मेरिट्स होती है उसकी डीमेरिट्स भी होती है। तो वुड का घोषणा पत्र आदेश पत्र दोष मुक्त नहीं था, बल्कि इस डिस्पैच में, इस आदेश पत्र में, इस घोषणा पत्र में अनेक डीमेरिट्स भी थी, डिफेक्ट्स भी थी, अनेक दोष भी थे। तो वे डीमेरिट्स कौन कौन से थे, वे डिफेक्ट्स कौन कौन थे, वे दोष कौन कौन थे, इसके बारे में हम सभी लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट डीमेरिट और डिफेक्ट्स इज, वुड के घोषणा पत्र आदेश पत्र ने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। ध्यान दीजिए, एजुकेशन सिस्टम पर या शिक्षा पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। अंग्रेजी सरकार भारतीयों के हाथ में शिक्षा संस्थाएं देने को तैयार न थी। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम सभी लोगों ने पढ़ा था वैदिक एजुकेशन सिस्टम या बौद्धिक एजुकेशन सिस्टम। जब वैदिक एजुकेशन सिस्टम था या बौद्धिक एजुकेशन सिस्टम था, उसमें देखेंगे कि जो शिक्षा संस्थाएं थी वो भारतीयों के हाथ में थी। भारतीय जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन किया करते थे, चलाया करते थे। लेकिन वुड्स डिस्पैच के माध्यम से जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा था, उस पर पूरी तरह से राज्य का पूर्ण आधिपत्य हो जाता है या गवर्नमेंट का, सरकार का पूर्ण आधिपत्य हो जाता है। तो इस तरह से वुड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र ने शिक्षा पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। और जब राज्य का या सरकार का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है, अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है, तो जो अंग्रेजी सरकार होती है वो भारतीयों के हाथ में शिक्षा संस्थाएं देने को फिर दोबारा तैयार नहीं होती है। तो इस तरह से पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। और इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परिणाम होता है, जो हमारे देश की प्राचीन कालीन शिक्षा संस्थाएं थी या प्राचीन काल से चली आई जो शिक्षा संस्थाएं थी या भारतीय शिक्षा जो संस्थाएं थी, वह स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करना बंद कर देती हैं। उनका स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करने का अंत हो जाता है। तो इस तरह से जो कमी है एक वुड्स डिस्पैच की, वुड के घोषणा पत्र की, कि शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच के द्वारा राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया जाता है। अंग्रेजी सरकार भारतीयों के हाथ में शिक्षा संस्थाएं देने के लिए तैयार नहीं होती है। और उसका जो परिणाम होता है वह यह होता है कि प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संस्थाएं या भारत में जो स्वतंत्र शिक्षण का कार्य होता है वह उनका अंत हो जाता है, वह समाप्त हो जाती है। द नेक्स्ट डिमेरिट इज, अगली जो कमी है वह यह है कि वुड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र में मैकाले की नीति का अप्रत्यक्ष रूप से अनुकरण किया गया था। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने मैकालेस मिनट्स की चर्चा की है, मैकाले मिनट्स के बारे में पढ़ा है। जो मैकाले की नीति थी उसका अप्रत्यक्ष रूप से वुड्स डिस्पैच में अनुसरण किया जाता है। मैकाले की नीति में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकाले के द्वारा जो शिक्षा प्रणाली लाई गई थी, उस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि हम ऐसे भारतीयों को उत्पन्न करें जो रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच विचार, जिसकी नैतिकता जो है, जिसका इंटेलेक्ट जो है वो क्या हो, अंग्रेजों की तरह हो। तो रंग रूप में भारतीय, लेकिन रहन सहन में, बौद्धिक क्षमता में, सोच में, विचार में, रुचियों में अंग्रेज हो, ऐसे भारतीयों को उत्पन्न करने का प्रयास जिस शिक्षा प्रणाली के द्वारा, मैकाले के द्वारा करने का प्रयास किया गया था, उसी की नीति को, मैकाले की नीति को अप्रत्यक्ष रूप से वुड्स डिस्पैच में उसका अनुसरण करने का प्रयास किया गया था। तो यह भी अपने आप में एक डिमेरिट है वुड्स डिस्पैच की। घोषणा पत्र में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के साथ देशज भाषाओं और ज्ञान को भी स्थान दिया गया था, किंतु प्राथमिकता पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को ही दी गई थी। ध्यान दीजिए, वुड्स डिस्पैच में हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा भी किया कि जो हमारी देसी या प्राचीन भाषाएं थी, प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान था, उसको भी स्थान दिया गया वुड्स डिस्पैच में, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए था। जो प्रायोरिटी थी, जो प्राथमिकता था, वह वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम था, वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न साइंस पे था, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को ही प्राथमिकता वुड्स डिस्पैच के द्वारा दी जाती है।
भारतीय या प्राच्य भाषाओं की जो शिक्षा प्रणाली थी, देशज भाषाओं का जो ज्ञान विज्ञान था, उसको सिर्फ कहने के लिए स्थान दिया गया था उर्स डिस्पैच में, उसको प्राथमिकता नहीं दिया गया। तो यह भी अपने आप में एक डिमेरिट है, यह भी एक दोष है उड के घोषणा पत्र का। द नेक्स्ट डिमेरिट इज, जो अगली डिमेरिट है वह यह है कि उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र ने अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का आदेश दिया था। उड्स के डिस्पैच की जो हम लोग चर्चा करेंगे तो चर्चा किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए होंगे। तो अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का आदेश जो है उर्स डिस्पैच में अंकित किया गया। और इसका जो रिजल्ट हुआ, इसका जो परिणाम हुआ वह यह हुआ कि जो हमारी प्राच्य शिक्षा संस्थाएं थी, जो प्राच्य शिक्षा, प्राच्य साहित्य, प्राच्य विद्यालय था, उसकी तरफ से लोगों का रुझान या आम जनमानस का रुझान खत्म हो गया, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। तो इस तरह से प्राच्य शिक्षा, प्राच्य साहित्य, प्राच्य विद्यालयों का अस्तित्व जो है उस संकट में पड़ गया। तो यह भी अपने आप में एक डिमेरिट है, यह एक कमी है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सिर्फ अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का आदेश जो उर्स डिस्पैच में अंकित किया गया, और उसके परिणाम स्वरूप प्राच्य शिक्षा, प्राच्य साहित्य, प्राच्य विद्यालयों का अस्तित्व जो है उस संकट में पड़ गया। वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ने लगे। अगली जो डिमेरिट है उर्स डिस्पैच की, दैट इज उड के आदेश पत्र या घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा विभाग बनने व कर्मचारियों की नियुक्ति से शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का श्रीगणेश हुआ, और परिणाम स्वरूप शिक्षा की उन्मुक्त प्रगति में बाधा पड़ी। ध्यान दीजिए, रेड कॉलर्ड आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाल फीताशाही का नाम मीन्स जहां पर अधिकारियों की चलती है, जो जहां पे हर स्टेप पे अधिकारी होते हैं। तो उड के घोषणा पत्र आदेश पत्र के अनुसार शिक्षा विभाग बनने व कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। एक पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, शिक्षा विभाग होगा, उसमें कर्मचारी होंगे, उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, अर्थात कई हर स्टेप पे अधिकारियों की नियुक्ति होगी। और इस तरह से कर्मचारियों या अधिकारियों की नियुक्ति से शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का श्रीगणेश हुआ। यहाँ पे अधिकारीवादिता चलने लगी, अधिकारियों की चलने लगी, हर स्टेप पे अधिकारी होने लगे। तो जो लाल फीताशाही का श्रीगणेश होता है, उससे जो उसका इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है, वो ये प्रभाव होता है कि जो शिक्षा की उन्मुक्त प्रगति होती है उसमें बाधा आती है। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में देखा था कि जो शिक्षा प्रणाली थी बौद्ध काल में या जो है वैदिक काल में, उसमें शिक्षा से संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए शिक्षक स्वतंत्र होता था, गुरु स्वतंत्र होता था। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में क्या हुआ कि लाल फीताशाही का जन्म होता है, लाल फीताशाही का श्रीगणेश होता है, एक शिक्षा विभाग बना दिया जाता है, उसमें हर स्टेप पे हर कार्य के लिए कुछ कर्मचारी या अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो इससे क्या होता है कि शिक्षा की जो उन्मुक्त प्रगति होती है उसमें बाधा पड़ जाती है। तो यह भी अपने आप में एक डिमेरिट है उर्स डिस्पैच की। द नेक्स्ट डिमेरिट इज, अगली जो कमी है वह यह है कि शिक्षा के कार्य व विकास हेतु जो शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही गई थी, किंतु विभाग के उच्च पदों पर अंग्रेज व्यक्ति ही नियुक्त होते थे तथा शिक्षा का संपूर्ण दायित्व व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रखा गया। इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली पर कंपनी का एकाधिकार हो गया। ध्यान दीजिए, जो पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की गई, शिक्षा के कार्य व विकास हेतु विभाग की स्थापना की बात कही गई थी, उस विभाग में जो अधिकारी रखे गए, वो उच्च पदों पर जो अधिकारी रखे गए वे कौन से अधिकारी होते थे? वे भारतीय नहीं होते थे। कहा गया कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय होंगे उनको जो है सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी, लेकिन उनको जो है निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। विभाग के उच्च पदों पर अंग्रेज व्यक्ति ही नियुक्त होते थे। तो विभाग के उच्च पदों पर अंग्रेज व्यक्ति ही नियुक्त होते थे, और इस तरह से जो शिक्षा का संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उत्तरदायित्व था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रखा गया। तो इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाता है, उसमें भारतीयों की कुछ भी न चलती है, भारतीयों के हाथ में कुछ भी नहीं था। जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती थी वह विभाग के निम्न पदों पर होती थी, और विभाग के उच्च पदों पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज व्यक्तियों की ही नियुक्ति होती थी। और इस तरह से पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली पर
जो ईस्ट इंडिया कंपनी था या अंग्रेज जो थे उन्हीं का एकाधिकार हो गया। तो यह भी एक डिमेरिट है उड्स डिस्पैच की। तो अगली जो डिमेरिट है वह यह है कि उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र ने अंग्रेजी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियां प्राप्त करना निर्धारित किया। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरियां प्राप्त करना। और इस तरह से जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, उड्स डिस्पैच में एम्स या ऑब्जेक्टिव्स तो ढेर सारे बताए गए, लेकिन एक प्रमुख उद्देश्य बताया गया कि अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सरकारी नौकरियां प्राप्त करना। तो इस तरह से शिक्षा के उद्देश्यों का यह क्या है? नैरो कंसेप्ट है, संकुचित कंसेप्ट है, संकुचित संप्रत्यय है, या संकुचित नैरो ऑब्जेक्टिव या नैरो एम्स है। तो इस प्रकार से जो उड्स डिस्पैच था, उड्स के डिस्पैच में या उड्स के आदेश पत्र में शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को नष्ट करते हुए शिक्षा के एक संकुचित उद्देश्य को निर्धारित किया गया। तो ध्यान दीजिए, शिक्षा के एक संकुचित उद्देश्य वो क्या था? सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करना जो एक शिक्षा का संकुचित उद्देश्य है, उस संकुचित उद्देश्य को लेकर के उड्स डिस्पैच या उड्स के आदेश पत्र के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा आगे बढ़ती है। तो अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना निर्धारित किया गया, जो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य न होकर के शिक्षा का एक संकुचित उद्देश्य था। और शिक्षा के संकुचित उद्देश्य को बल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली या उड्स डिस्पैच के द्वारा दिया जाता है। द नेक्स्ट डिमेरिट, अगला जो डिमेरिट है, अगली जो कमी है वो आपकी स्क्रीन पर, दैट इज कि उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल देकर भारतीय जीवन से स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता को समाप्त करने का कुचक्र रचा गया और परिणाम स्वरूप समाज में भौतिकता का बोलबाला हो गया। ध्यान दीजिए, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी या उड्स के डिस्पैच में कहा गया कि जो शिक्षा प्रणाली होगी वो क्या होगी? वो पूर्णतः जो है सेकुलर होगी या धर्मनिरपेक्ष होगी, अर्थात शिक्षा व्यवस्था में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। और इस तरह से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल देकर के जो इंडियन है, जो भारतीय है, जो भारतीय जीवन में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता होती थी, उस आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को समाप्त करने का कुचक्र भी उस डिस्पैच में रचा गया था। अर्थात जो हम सभी भारतीय, हम सभी जो है आध्यात्मिक होते हैं, हमारे यहाँ आध्यात्मिकता पर या स्पिरिचुअलिटी पर बल दिया जाता है, लेकिन जब उस डिस्पैच में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सेकुलर एजुकेशन की बात की जाती है तो उसके द्वारा कहीं न कहीं जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, उसको समाप्त करने का कुचक्र जो है अंग्रेजों के द्वारा या उस डिस्पैच के द्वारा रचा जाता है। और इस तरह से धीरे धीरे समाज में क्या होता है? भौतिकता का बोलबाला हो जाता है। लोग भौतिकता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और जो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता होती है वो धीरे धीरे से कम होने लगती है। तो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता कम होने लगती है और धीरे धीरे भौतिकता की तरफ जो है भारतीय आगे बढ़ने लगते हैं। यह एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी, एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था उस डिस्पैच का, जिसके द्वारा भौतिकता को जो है बढ़ावा दिया जाता है और आध्यात्मिकता को धीरे धीरे समाप्त करने का कुचक्र रचा जाता है। तो घोषणा पत्र ने शिक्षा की परिधि में से धर्म को निकालकर उससे पूर्णतया लौकिक बना दिया, अर्थात पूरी तरह से लौकिकता पर, पूरी तरह से भौतिकता पर शिक्षा के द्वारा या अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा या उस डिस्पैच में जो शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही गई थी, उस शिक्षा प्रणाली के द्वारा भौतिकता का बोलबाला रहा, शिक्षा प्रणाली पूर्णतः लौकिक बन गई और आध्यात्मिकता हमारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग में या वर्तमान समय में जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो भारतीय हैं, उनके अंदर आध्यात्मिकता बहुत कम है। हम सभी लोग भौतिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छुक हैं। अधिक से अधिक हम भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना चाहते हैं और आध्यात्मिकता में हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि बहुत कम होती जा रही है। हम मंदिर मस्जिद भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो उसमें जो है हमारे आध्यात्मिकता कम होती है, हमारी भावनाएं कम होती हैं और फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं। तो हम फॉर्मेलिटीज को निभाने का प्रयास करते हैं और हमारे अंदर से जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, बहुत ही कम हो चुकी है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है। तो इस तरह से उस डिस्पैच के द्वारा स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता को समाप्त करने का कुचक्र रचा जाता है। तो यह भी अपने आप में एक डिमेरिट है। नेक्स्ट डिमेरिट इज उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में बाइबल की प्रतियां अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया गया
और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों को अपने विद्यालयों में धर्म की शिक्षा प्रदान करने की छूट दी गई। ध्यान दीजिए, इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा की कि धर्म निरपेक्ष शिक्षा की बात उर्स डिस्पैच में की गई थी, लेकिन ये वहां पे यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक विद्यालय में बाइबल की प्रतियां रखी जाएंगी, और ये भी कहा गया था कि जो स्कूल आवर है उसके बाद जो है शिक्षक और छात्र जो है ईसाई धर्म के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार या बाइबल की प्रतियां प्रत्येक विद्यालयों में रखने, क्रिश्चियन मिशनरी या ईसाई मिशनरियों को अपने विद्यालयों में धर्म की शिक्षा प्रदान करने की छूट दी गई थी। तो यह जो है एक प्रकार से क्या है, धार्मिक असहिष्णुता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ईसाई या धर्म को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी अन्य धर्मों के बारे में कहा गया कि अन्य धर्मों की शिक्षा शैक्षिक संस्थानों में नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह क्या है, धार्मिक असहिष्णुता पर बल जो है उर्स डिस्पैच के द्वारा दिया गया था। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो सभी धर्मों की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए, सभी धर्मों की जो धर्म ग्रंथ है वो विद्यालयों में रखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक विद्यालय में बाइबल की प्रतियां रखना अनिवार्य बनाया गया था अंग्रेजी शिक्षा के दौरान, और ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई थी कि वे अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, और अन्य धर्मों की जो संस्थान है उनको जो है छूट नहीं थी कि वे अपने धर्मों की शिक्षा दे सके। तो इस तरह से धार्मिक असहिष्णुता पर बल उर्स डिस्पैच के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट वन इज कि उड़ के घोषणा पत्र या आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा को पूर्णतया विदेशी रंग में रंग दिया और भारतीयों को उसे ग्रहण करने के लिए राजपदों का प्रलोभन दिया। ध्यान दीजिए कि उर्स डिस्पैच में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए होंगे उनको जो है सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, उनको राजपद दिया जाएगा। तो राजपदों का प्रलोभन देते हुए जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उस भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से विदेशी रंग में रंगने का प्रयास उर्स डिस्पैच के द्वारा किया गया। और इसका जो परिणाम होता है वह यह परिणाम होता है कि जो हमारे भारतीय होते हैं, इंडियंस होते हैं, वे अपनी जो प्राच्य शिक्षा संस्थाएं थी, जो प्राच्य शिक्षा प्रणाली थी, जो अपने देश की शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह से वे कट जाते हैं। उनका जो संबंध विच्छेद हो जाता है, भारतीयों का अपने देश की शिक्षा प्रणाली से संबंध विच्छेद हो जाता है और पूरी तरह से वे भी विदेशी रंग में रंगना प्रारंभ कर देते हैं। वे भी विदेशी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी रुचि जो है उत्पन्न होती है, क्योंकि वे सरकारी नौकरी चाहते थे। उनको यह लोभ दिया गया था कि ऐसे भारतीय जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए होंगे, उन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को राजपद प्रदान किए जाएंगे या सरकारी नौकरियां प्रदान किए जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होता है कि भारतीय अपने ही देश की शिक्षा प्रणाली से धीरे धीरे कटने लगते हैं, उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। द नेक्स्ट डिमेरिट इज उर्स के डिस्पैच में या उर्स के आदेश पत्र में कहा गया कि भारतीय जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी उसका जो रोल मॉडल होगा वो क्या होगा, लंदन के विश्वविद्यालय होंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना है तो जो मॉडल होगा, जो आदर्श होगा, वो लंदन के विश्वविद्यालय माने जाएंगे। लंदन के विश्वविद्यालयों को आदर्श मानने जाने का निर्देश उर्स डिस्पैच में दिया गया। और इसका परिणाम क्या होता है कि भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों की परंपराओं की पूर्ण उपेक्षा होती है। हमारे देश में जो प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये ढेर सारे जो है विश्वविद्यालय थे जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात थे। तो उन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इन विश्वविद्यालयों को रोल मॉडल न मानते हुए लंदन के विश्वविद्यालय को रोल मॉडल माना गया। कहा गया उर्स डिस्पैच में कि लंदन के विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो जो आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात उर्स डिस्पैच में की जाती है वह भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों को मॉडल न मानते हुए लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माने जाने का जो प्रावधान उर्स डिस्पैच में किया गया था। और इसका जो परिणाम होता है वो यह होता है कि भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों की परंपराओं की पूर्ण उपेक्षा होती है आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों में। यह भी एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी। नेक्स्ट डिमेरिट जो अगली कमी है वो यह है कि विश्वविद्यालय के संगठन में लोकतांत्रिक नियमों की अवहेलना की गई थी, क्योंकि उर्स के डिस्पैच के अनुसार या उर्स के घोषणा पत्र के अनुसार सीनेट के अधिकांश सदस्य मनोनीत होते थे। ध्यान दीजिए, हम सभी लोग लोकतांत्रिक नियमों की बात करते हैं, लेकिन उर्स डिस्पैच में जो विश्वविद्यालयों के संगठन की बात की गई थी, जिसमें कहा गया कि जिसमें
चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, और जो सीनेट होगा उसमें चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, और ढेर सारे जो है प्रोफेसर्स उसके मेंबर्स होंगे। लेकिन जो मेंबर्स की बात की गई तो उसमें कहा गया था कि जो मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे, क्या होंगे, वो मनोनीत होंगे, अर्थात वे लोकतांत्रिक नियमों से या लोकतांत्रिक पद्धति से नहीं चुने जाएंगे, बल्कि वे मनोनीत सदस्य होंगे। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक नियम है, जो लोकतांत्रिक पद्धति है, उसकी अवहेलना भी विश्वविद्यालयों के संगठन में की जाती है, क्योंकि उसके मेंबर्स क्या होंगे, वे लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, बल्कि वे मनोनीत सदस्य होंगे सीनेट में, विश्वविद्यालय के सीनेट में। तो विश्वविद्यालय के सीनेट के अधिकांश सदस्य मनोनीत होंगे, और इस तरह से लोकतांत्रिक नियमों की अवहेलना उर्स डिस्पैच में की जाती है। अगली जो कमी है, अगला जो डिमेरिट है, वो यह है कि उर्स के घोषणा पत्र या आदेश पत्र के अनुसार शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी व भारतीय दोनों भाषाओं को रखा गया था। ध्यान दीजिए कि भारतीय और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को रखने की बात उर्स डिस्पैच में की जाती है, लेकिन उच्च स्तर पर केवल और केवल अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम अनिवार्य कर दिया गया था। तो प्राइमरी स्तर पर तो ठीक था, लेकिन हायर लेवल पे या उच्च स्तर की शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी डिमेरिट है उर्स डिस्पैच की, कि हायर एजुकेशन या उच्च स्तर पे जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाता है। उच्च स्तर पर केवल और केवल अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट डिमेरिट इज कि उर्स के घोषणा पत्र या आदेश पत्र ने अंग्रेजी को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बना दिया, जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा संस्थाओं में प्राच्य भाषाओं तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं का गौण स्थान हो जाता है तथा धीरे धीरे उनकी उपेक्षा होने लगती है। चूंकि अंग्रेजी भाषा को उच्च और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो इसके परिणाम स्वरूप जो शिक्षा संस्थाएं थी जिनमें प्राच्य भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी और आधुनिक भारतीय भाषाओं को शिक्षा दी जाती थी, वे धीरे धीरे गौण होने लगे। गौण क्यों होने लगे? क्योंकि आगे चल करके जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जो शिक्षा का माध्यम था, वो क्या था? अंग्रेजी था। तो इसलिए जो विद्यार्थी होते थे वे अंग्रेजी की शिक्षा को ही प्राप्त करने के इच्छुक होते थे, और प्राच्य भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के ऊपर वे ध्यान नहीं देते थे। तो प्राच्य भाषाएं तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं को का जो स्थान था वो गौण स्थान हो गया, और धीरे धीरे उनकी उपेक्षा होने लगी। और जो विद्यार्थी होते थे वे अंग्रेजी शिक्षा ही प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि आगे चल करके जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षा का माध्यम था वह अंग्रेजी ही था। तो अंग्रेजी को उच्च और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बना देने से प्राच्य भाषा तथा आधुनिक भाषाओं को गौण स्थान प्राप्त हुआ और धीरे धीरे उनकी उपेक्षा होने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिमेरिट, अगली जो कमी है वो यह है कि आदेश पत्र ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीय विद्यार्थियों का महान अहित किया। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर के भारतीय विद्यार्थियों का महान अहित करने का कार्य उर्स डिस्पैच के द्वारा किया गया था। महान अहित क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जो कुछ भी सोचता है, समझता है, जब हम गहराई से थिंकिंग या विचार विमर्श की बात करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करते हैं, तो वहां पर व्यक्ति अपनी ही भाषा में वह विचार विमर्श करता है। लेकिन यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो क्या था? अंग्रेजी था। तो भारतीय विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी के माध्यम से सभी विषयों की गहराई तक पहुंचकर उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव था, क्योंकि भारतीयों की मातृभाषा जो है अंग्रेजी नहीं हुआ करती थी। तो सभी विषयों की गहराई तक पहुंच करके उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव था भारतीयों के लिए। इस तरह से देखा जाए तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना करके उर्स डिस्पैच ने भारतीय विद्यार्थियों का महान अहित किया, क्योंकि वे विषयों की गहराई तक पहुंचकर विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम महसूस कर रहे थे। और उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था अंग्रेजी माध्यम। तो अंग्रेजी का माध्यम होने से विद्यार्थी प्रत्येक विषयों को गहराई से नहीं पढ़ पा रहे थे, उसकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अगली जो डिमेरिट है, नेक्स्ट डिमेरिट इज कि उर्स के घोषणा पत्र या आदेश पत्र ने जिस शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया था उसमें परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि था। ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशंस की बात की गई थी और एग्जामिनेशंस को सबसे ऊपर रखा गया, परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि था। और उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो परिणाम होता है वह यह होता है कि विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ
अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना न होकर के परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो गया। तो ज्ञान का अर्जन करना विद्यार्थियों का उद्देश्य नहीं रह गया, बल्कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना ही विद्यार्थियों का उद्देश्य हो गया। तो इस तरह से उर्स डिस्पैच में जिस शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया गया उसमें परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि रहा और उसकी वजह से विद्यार्थियों का जो मेन फोकस था वह ज्ञान का अर्जन न करना, ज्ञान की प्राप्ति न करना, बल्कि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना ही विद्यार्थियों का उद्देश्य हो गया। और इसका प्रभाव हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी देखते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी देखते हैं कि आधुनिक समय में जो हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का भी जो परम उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होना या परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर वे बल देते हैं। वे विषयों की गहराई से ज्ञान अर्जन करने या गहराई से सीखने के बारे में, गहराई से जानने पर उनका कोई भी ध्यान या कोई भी फोकस नहीं होता है। उनका फोकस होता है कि हम कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके प्रत्येक विषयों में। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी उसका जो प्रभाव है वो दिखाई देता है कि विद्यार्थी जो है परीक्षा उन्मुखी हो गए, परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही शिक्षा प्राप्त करते हैं या वे अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। द नेक्स्ट डिमेरिट इज, अगली जो कमी है वो यह है कि आदेश पत्र द्वारा सहायता अनुदान प्रणाली को लागू तो अवश्य कर दिया गया था, किंतु इसकी शर्तें इतनी कठोर रखी गई थी कि प्राच्य विद्यालय इस प्रणाली का लाभ न ले सके। ध्यान दीजिए, जो ग्रांट्स इन एड की बात कही गई थी, वो कहा गया था कि सभी को ग्रांट्स इन एड दिया गया था, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस रखी गई थी, जो शर्तें रखी गई थी, वो इतनी कठोर रखी गई थी कि उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी संस्थान ही उठा सके, प्राच्य विद्यालय इस प्रणाली का लाभ नहीं ले पाए। तो यह भी अपने आप में एक डिमेरिट है उस डिस्पैच की। द नेक्स्ट डिमेरिट इज कि आदेश पत्र में शिक्षा के अनेकों उद्देश्यों का वर्णन किया गया, किंतु वास्तविक रूप से इस प्रकार के नियम और शर्तें रखी गई थी कि जो यूरोपीय शिक्षा के प्रचार और प्रसार में सहायक थी। तो ध्यान दीजिए कि उस डिस्पैच में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, बातें जो है जब उद्देश्यों की हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्यों की भी बड़े बड़े उद्देश्य बताए जाते हैं, ढेर सारे उद्देश्य बताए जाते हैं, लेकिन अनेक उद्देश्यों का वर्णन उस डिस्पैच में किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो कंडीशंस रखी जाती हैं, जो शर्तें रखी जाती हैं, वो इस प्रकार से रखी जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो सके। अधिक से अधिक बल यूरोपीय शिक्षा पर ही रहा उर्स डिस्पैच का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उर्स डिस्पैच के जो उद्देश्य थे वे क्या थे, वे अपने आप में दोषपूर्ण थे। तो उर्स डिस्पैच या उर्स के घोषणा पत्र के जो उद्देश्य थे वे अपने आप में दोषपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि ढेर सारे उद्देश्य बताने के बाद भी, ढेर सारे उद्देश्य, अनेकों उद्देश्यों का वर्णन करने के उपरांत भी जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था उनका, यूरोपीय शिक्षा का प्रचार और प्रसार पर बल। तो यूरोपीय शिक्षा के प्रचार और प्रसार को मेन फोकस में रखा जाता है, उस पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है और अन्य उद्देश्यों पर उर्स डिस्पैच का ध्यान नहीं होता है। तो इस तरह से जो उर्स डिस्पैच के घोषणा पत्र के जो उद्देश्य होते हैं वे अपने आप में दोषपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट इज कि आदेश पत्र में व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का सुझाव तो दिया गया था, लेकिन इसका जो सुझाव था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, भारतीयों को नौकरी देकर उन्हें अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाना। तो ध्यान दीजिए कि व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जो बात उर्स डिस्पैच में की गई थी उसका उद्देश्य भारतीयों का हित करना नहीं था, बल्कि वे यह चाहते थे कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वे अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करें और वे उनको नौकरी देकर के उन्हें अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाया जा सके। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया कि जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम था, उसी मैकाले के शिक्षा प्रणाली को भी उर्स डिस्पैच में स्वीकार किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। और यह भी कहा गया कि जो जैसा मैकाले ने कहा था कि हमारा जो उद्देश्य है वह ऐसे भारतीयों को उत्पन्न करना है जो रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन जो वेशभूषा, पहनावा, सोचने विचारने, इंटेलेक्ट्स में क्या हो, अंग्रेज हो। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके उनको नौकरी तो दी जाएगी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाना। ऐसे भारतीय जो नौकरी प्राप्त करेंगे वे क्या होंगे, अंग्रेजों का स्वामी भक्त होंगे। तो इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का सुझाव जो उर्स डिस्पैच में दिया गया था उसका उद्देश्य था भारतीयों को अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाना, और उसके लिए वे भारतीयों को
निम्न पदों पे नौकरी देते थे और निम्न पदों पर नौकरी दे करके उन्हें अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाने का प्रयास उर्स डिस्पैच में किया गया था। नेक्स्ट डिमेरिट इज कि आदेश पत्र में शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने की बात कही गई थी, किंतु नौकरियों में भेदभाव किया गया था। ध्यान दीजिए, कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो एजुकेटेड होंगे, जो शिक्षित होंगे, उनको रोजगार दी जाएगी, लेकिन नौकरियों में भेदभाव किया गया। क्या भेदभाव था कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो अंग्रेजी से शिक्षा प्राप्त किए होते थे, जो अंग्रेजी जानते थे, उनको ही नौकरियों में प्राथमिकता या वरीयता दी जाती थी। तो नौकरियों में वरीयता मुख्य रूप से अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों को ही दी गई। ऐसे व्यक्ति या ऐसे विद्यार्थी जो प्राच्य शिक्षा प्राप्त किए होते थे, उनको उनके साथ नौकरियों में भेदभाव किया जाता था। तो नौकरियों में भेदभाव किया गया, नौकरियों में वरीयता उनको दी गई जो अंग्रेजी जानने वाले थे। तो अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों को ही नौकरियों में वरीयता दी गई। प्राच्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को नौकरियों में वरीयता नहीं दी जाती, उनको नौकरी नहीं दिया जाता। तो इस तरह से नौकरियों में भी भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट डिमेरिट जो है वह यह है कि उड के घोषणा पत्र या आदेश पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षा के संपूर्ण ढांचे को विदेशी बना दिया गया। ध्यान दीजिए, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसको विदेशी रंग रूप में या अंग्रेजी शिक्षा के रंग रूप में रंगने का प्रयास उड्स डिस्पैच के द्वारा किया जाता है। भारतीय शिक्षा के संपूर्ण ढांचे को विदेशी बनाने का प्रयास उड्स डिस्पैच के द्वारा किया जाता है। उसे पूरी तरह से विदेशी या पूरी तरह से अंग्रेजी बनाने का प्रयास उड्स डिस्पैच में किया जाता है। तो यह बहुत बड़ी डिमेरिट है उड्स डिस्पैच की। और इसी डिमेरिट्स यानी कमियों को ध्यान में रखते हुए वी.एच. हैम्पटन साहब का एक स्टेटमेंट है। वी.एच. हैम्पटन ने कहा है कि उड्स डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा, द एज ऑफ द ग्रेट एजुकेशनल पायनियर्स। ध्यान दीजिए, जो हमारे देश के ग्रेट एजुकेशनल पायनियर्स थे, जो अग्रदूत थे, उनके युग का अंत करने का प्रयास उड्स डिस्पैच के द्वारा किया जाता है। डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा, द एज ऑफ द ग्रेट एजुकेशनल पायनियर्स। सन 1854 का आदेश पत्र एक युग का, जो युग था शिक्षा के महान अग्रदूतों का, उस युग का अंत करता है। अर्थात शिक्षा के महान अग्रदूतों का अंत करने का जो युग है वह है उड्स डिस्पैच। तो उड्स डिस्पैच 1854 शिक्षा के महान अग्रदूतों के युग का अंत करने का एक प्रयास है अकॉर्डिंग टू हैम्पटन। डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा, द एज ऑफ द ग्रेट एजुकेशनल पायनियर। सन 1854 का आदेश पत्र एक युग का, शिक्षा के महान अग्रदूतों के युग का अंत करता है। इसी के संबंध में डॉक्टर एस एन मुखर्जी का भी एक स्टेटमेंट है। डॉक्टर एस एन मुखर्जी कहते हैं कि द डिस्पैच डिड नॉट इंक्वायर इनटू द पास्ट ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री एंड डिड नॉट एट ऑल कंसिडर दैट एजुकेशन वाज रिलीजियस सैक्रेमेंट इन इंडिया। ध्यान दीजिए, मुखर्जी साहब कहते हैं कि जो उड्स डिस्पैच था दैट डिड नॉट इंक्वायर इनटू द पास्ट ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश की प्राचीन परंपराएं थी उसके बारे में उसने कुछ भी इंक्वायरी नहीं की, कुछ भी पता नहीं लगाया उड्स डिस्पैच ने। एंड डिड नॉट एट ऑल कंसिडर दैट एजुकेशन वाज रिलीजियस सैक्रेमेंट इन इंडिया। और जो भारत में उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो धार्मिक संस्कार था, शिक्षा हमारे यहाँ एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता था, तो उस भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा को धार्मिक संस्कार माना जाता था, उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान उड्स डिस्पैच में नहीं दिया जाता है। द डिस्पैच डिड नॉट इंक्वायर इनटू द पास्ट ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री एंड डिड नॉट एट ऑल कंसिडर दैट एजुकेशन वाज रिलीजियस सैक्रेमेंट इन इंडिया। आदेश पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं का पता नहीं लगाया और इस बात पर लेश मात्र भी विचार नहीं किया कि भारत में शिक्षा धार्मिक संस्कार थी। मुखर्जी जी के अनुसार उड का जो घोषणा पत्र था, उड का जो आदेश पत्र था, उसने भारत की प्राचीन परंपराओं का पता नहीं लगाया। बिना पता लगाए ही उन्होंने अपना घोषणा पत्र दे दिया। उसने इस बात पर लेस मात्र भी विचार नहीं किया कि भारत में जो शिक्षा है वो शिक्षा क्या है, शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी। आदेश पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं का पता नहीं लगाया और इस बात पर भी लेस मात्र भी विचार नहीं किया कि भारत में शिक्षा धार्मिक संस्कार थी। इसी के संबंध में भगवान दयाल जी का भी एक स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू भगवान दयाल जी के अनुसार द फंडामेंटल डिफेक्ट्स इन वुड्स डिस्पैच वाज रॉन्ग एम ऑफ एजुकेशन. It was not be a synthesis of the best things
that both the East and the West had to offer, but only European knowledge. तो भगवान दयाल जी कहते हैं कि the fundamental defects in Wood's dispatch was wrong aim of education. वुड्स के डिस्पैच की जो सबसे बड़ा जो कमी है, जो मुख्य दोष है, वो क्या है? शिक्षा का गलत उद्देश्य, रॉन्ग एम ऑफ द एजुकेशन. It was not with the synthesis of the best things that both the East and the West had to offer. वास्तव में जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए था वह पूरब और पश्चिम की सर्वोत्तम बातों का समन्वय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा वुड्स डिस्पैच के एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं थे. वे पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट का जो बेस्ट था उसका जो वो सिंथेसिस नहीं था, उसका वो समन्वय नहीं था, बल्कि वो क्या था? बट दैट वाज ओनली यूरोपियन नॉलेज. वह सिर्फ और सिर्फ क्या था? यूरोपियन नॉलेज था, या सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय ज्ञान था. द फंडामेंटल डिफेक्ट्स इन वुड्स डिस्पैच वाज रॉन्ग एम ऑफ एजुकेशन. It was not be a synthesis of the best things that both the East and the West had to offer, but only European knowledge. वुड के आदेश पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था. यह उद्देश्य पूर्व और पश्चिम की सर्वोत्तम बातों का समन्वय न होकर केवल और केवल यूरोपीय ज्ञान की प्राप्ति का था. तो ध्यान दीजिए, भगवान दयाल जी कहते हैं कि वुड्स के डिस्पैच का, वुड के आदेश पत्र का जो सबसे बड़ी कमी है, जो मुख्य दोष, वो क्या है? शिक्षा का गलत उद्देश्य था. यह उद्देश्य पूर्व और पश्चिम का सर्वोत्तम बातों का समन्वय न होकर के केवल और केवल यूरोपीय ज्ञान की प्राप्ति ही थी. इसी के संबंध में परांजपे जी का एक स्टेटमेंट है. परांजपे जी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू M.R. परांजपे, whatever were its value in 1854, it would be ridiculous to describe the dispatch as an educational charter now. अर्थात 1854 में आदेश पत्र का जो भी वैल्यू रहा हो, जो भी महत्व रहा हो, लेकिन it would be ridiculous to describe the dispatch as an educational charter now. लेकिन वर्तमान समय में यह बहुत ही बड़ा रिडिकुलस होगा, हास्यास्पद होगा कि यदि हम उसको एक महान अधिकार पत्र कहें या शिक्षा का एक अधिकार पत्र हम उस डिस्पैच को कहें. तो अकॉर्डिंग टू M.R. Paranjape, whatever were its value in 1854, it would be ridiculous to describe the dispatch as an educational charter now. The सन 1854 में आदेश पत्र का जो भी महत्व रहा हो, पर इस समय उसको हम शिक्षा का अधिकार पत्र कहना हास्यास्पद होगा. अर्थात हम वर्तमान समय में इसकी शिक्षा का अधिकार पत्र नहीं कह सकते, ऐसा परांजपे जी का स्टेटमेंट है. श्री परांजपे जी के अनुसार, श्री परांजपे जी का एक कहना है कि इस घोषणा पत्र में ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जाती जिसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो सके, अथवा शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिए हो, अथवा शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो. तो परांजपे जी ने कहा कि जो वुड्स डिस्पैच था, वुड का घोषणा पत्र था, वुड्स डिस्पैच में जिस शिक्षा प्रणाली की बात कही गई थी, उस शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जाती है जिसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों में लीडरशिप या नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सके, जिसके द्वारा शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिए हो या शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो. तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी कमी है, डिमेरिट्स है वुड्स डिस्पैच की. नूरुल्लाह तथा नायक जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया. नूरुल्लाह तथा नायक जी के अनुसार वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहना युक्त संगत नहीं जान पड़ता है. ध्यान दीजिए, नूरुल्लाह और नायक जी ने कहा उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए कि वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहना युक्त संगत नहीं जान पड़ता है. अर्थात इतनी ढेर सारी कमियों को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र जो है उस डिस्पैच को कहना युक्त संगत नहीं है, ऐसा नूरुल्लाह तथा नायक जी ने कहा. इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत इवैल्यूएशन ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854 अर्थात 1854 का जो वुड्स का घोषणा पत्र था उसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया. और उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने उसकी ढेर सारी मेरिट्स, उसकी विशेषताएं, उसके गुणों के बारे में चर्चा किया, और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने उसकी डिमेरिट्स, उसकी डिफेक्ट्स, उसकी कमियों के बारे में चर्चा किया. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ऑल my dear students, dear friends and dear brothers and sisters,
आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके सुझावों पे जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ पाएँ, आसानी से सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।